हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ आंसर राइटिंग टेक्निक की एक सीरीज है, जिसमें कि हम जनरल स्टडीज़ के सभी पेपर्स को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारा डिस्कशन जीएस पेपर 4 एथिक्स पेपर के कुछ टॉपिक्स को लेकर है। आज के टॉपिक्स जो हम लोगों ने लिया है वो आपको एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब से रिलेटेड है। आज के डिस्कशन में हम लोग 5 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और उनके बाद आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में दिए जाएंगे, जो आप सेल्फ प्रैक्टिस करके क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे जाएं और वहां दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों में से किसी पर भी भेज सकते हैं, जो कि आपको वापस हमारे द्वारा इवैल्यूएशन करके भेज दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड इन द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। एक सिविल सेवक के कार्यों में अभिवृत्ति की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित समझाइए। ये एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इथिक्स के पेपर में आप जानते हैं कि टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो टर्म्स हैं उनका डेफिनेशन और उनका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड जिसे हम हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम जब शुरुआत करेंगे तो हम एटीट्यूड के डेफिनेशन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। हम जानते हैं कि एटीट्यूड का अर्थ होता है, एटीट्यूड इज our feelings, our emotions and behavior towards particular objects, persons or things। हमारी अभिवृत्ति से तात्पर्य है our likes and dislikes towards some object or person or situation। हमारा पसंद या नापसंद, हमारी टेंडेंसीज, हमारा व्यवहार, हमारे अनुभव और हम किस तरीके से किसी चीज़ के बारे में महसूस करते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं या बुरा महसूस कर सकते हैं। सो दिस टेंडेंसी ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, आवर डिस्पोजिशन, हमारा जो टोटल फीलिंग है, इमोशन है, बिहेवियर है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर या किसी परिस्थिति को लेकर, हम उसे एटीट्यूड कहते हैं। तो इस तरीके से हम एटीट्यूड का डेफिनेशन देकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में जो कहा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड इन द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, तो आप रोल को ब्रॉडली हाईलाइट करके, रोल ऑफ एटीट्यूड, इसको आप ब्रॉडली हाईलाइट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। जैसे कि एटीट्यूड का रोल आपको पब्लिक सर्विस में डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिवनेस लाता है, डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिवनेस लाता है। तो आप इन ब्रॉडर रोल्स का जिक्र करके अपने इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन के मेन बॉडी की ओर बढ़ते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न बहुत सरल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सिविल सेवक के कार्यों में अभिवृत्ति की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित समझाइए। मतलब आपको उदाहरण को भी शामिल करना है अपनी व्याख्या में। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन और उसके साथ उसके एग्जाम्पल को भी इसमें शामिल करेंगे। तो सब हेडिंग बनाएंगे इसमें, रोल ऑफ एटीट्यूड इन द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, रोल ऑफ एटीट्यूड इन द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। चूंकि क्वेश्चन की मेन डिमांड यही है, तो इसका एक सब हेडिंग बनाकर अंडरलाइन कर दीजिए या उसे बॉक्स में शामिल कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए हमें यह ध्यान देना होगा कि एक सिविल सर्वेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, और दूसरा कि एटीट्यूड की क्या भूमिका होती है वैसे कार्यों को पूरा करने में। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, और फिर एटीट्यूड कैसे उसमें अपनी भूमिका निभाता है आप एक एक कर उसको जोड़ते जाइए। जैसे सिविल सर्वेंट का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पब्लिक सर्विस, लोक सेवा। सिविल सेवा में लोग क्यों जाते हैं? पब्लिक सर्विस करने के लिए, समाज की उपयोगिता के लिए और समाज के
बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए। तो पब्लिक सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी सिविल सर्वेंट का, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एटीट्यूड है, उसके लिए रिक्वायर्ड एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि आप जनता की जेन्युइनली सेवा करना चाहते हो, आपके अंदर ये अभिवृत्ति हो कि आप समाज का और लोगों का, अपने देश का जेन्युइननेस से, सच्चाई से सेवा करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए? जेन्युइन एटीट्यूड होना चाहिए, जेन्युइन एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, सो सिविल सर्वेंट्स इफ दे हैव अ जेन्युइन एटीट्यूड तो वो पब्लिक सर्विस में ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा समर्पण भावना के साथ और ज़्यादा तत्परता से जनता का कल्याण कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु हम इस तरीके से बना लेंगे, फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे बिंदु की तरफ। हम बुलेट के भी रूप में, बुलेट पॉइंट्स दे दे के भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम पैराग्राफ में भी, छोटे छोटे पारा में भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है कम शब्दों के उत्तर लिखते समय कि आप बुलेट के फॉर्म में लिखें, तो ज़्यादा अच्छा है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो पब्लिक सर्विस उनका एक फंक्शन है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि प्रशासन नैतिक हो। तो एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिविल सर्वेंट्स का। पब्लिक सर्विस कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक सी बात है कि एथिकल होना चाहिए। प्रशासन की संरचना और प्रशासन के द्वारा किए गए कार्य नैतिक होने चाहिए। तो इसमें दूसरा जो फंक्शन है आपको इम्पॉर्टेंट फंक्शन सिविल सर्वेंट्स का, वो है एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, नैतिक प्रशासन। और एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को पूरा करने के लिए किसी भी लोक सेवक में कैसी अभिवृत्ति या एटीट्यूड होना चाहिए? ईमानदारी वाला होना चाहिए, इंटेग्रिटी वाला, सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। मतलब आपका दृष्टिकोण या आपकी अभिवृत्ति एक नैतिक व्यक्ति के रूप में नैतिक आचरण करते हुए एक एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करना आपका फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एटीट्यूड है वो है एटीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्ट एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड एटीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी, तभी एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन अचीव हो सकता है। मतलब हमारी जो अभिवृत्ति है परिस्थितियों को लेकर, लोगों को लेकर, वो ईमानदार होनी चाहिए। कोई लोक सेवक ऐसी बात ना करे जिससे उसके ऊपर पक्षपातपूर्ण रवैये का या पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगे। ऐसा उसकी अभिवृत्ति ना हो जिसपे कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करना। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट एटीट्यूड होना चाहिए, इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एटीट्यूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को और डिफरेंट टाइप्स को, जो पब्लिक सर्वेंट के ओवरऑल फंक्शंस हैं सिविल सर्वेंट के, उसको साथ ही साथ आपको जोड़ते जाना है। ठीक है, तो तीसरे बिंदु पर जब अगर हम आते हैं तो फंक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट में बात आती है डिसीजन मेकिंग की। एक लोक सेवक की क्या भूमिका होती है? फैसले लेना, डिसीजन मेकिंग। जैसे जिम्मेदारी भरे पद पे एक सिविल सर्वेंट काम करते हैं या करती हैं, तो उनको कई फैसले लेने होते हैं, छोटे बड़े कई फैसले लेने होते हैं, जिनका उनके ऑफिस के लोगों और बृहत्तर समाज के ऊपर, जो लार्जर सोसाइटी है, उसके ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ता है। लाखों लोगों की जिंदगियां उससे बदल सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग उनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब उसके लिए कैसा एटीट्यूड चाहिए? आप अगर देखें तो उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड चाहिए, एक सकारात्मक अभिवृत्ति चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। तो जब हम अपने आंसर में लिखेंगे कि रोल ऑफ एटीट्यूड क्या है एक सिविल सर्वेंट के फंक्शन के लिए, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड सिविल सर्वेंट्स को डिसीजन मेकिंग करने के उनके फंक्शंस में सहायता प्रदान करता है और उन्हें मोरल करेज देता है ना। आशावादी होंगे तभी तो फैसले लेंगे, नहीं तो समाज के लिए एक निराशापूर्ण अगर दृष्टिकोण रहेगा किसी सिविल सर्वेंट का, तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा या फिर जनहित कैसे हो सकेगा? ठीक है, सो अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और आउटलुक और एटीट्यूड इज एसेंशियल फॉर द फंक्शंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट फंक्शन पे आए कि फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट,
तो हम जानते हैं कि समाज में हर तरीके के लोग हैं और विशेषकर प्रशासन और सरकार का उद्देश्य होता है, जो कि भारत के संविधान के डीपीएसपी में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी निहित है, कि जो कमजोर वर्ग हैं उनका उत्थान किया जाए। तो सिविल सर्वेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि समाज के जो सुभेद्य वर्ग हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए फिर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति जो समाज के सुभेद्य वर्गों को पसंद ना करता हो या उनके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो, उन्हें डिसलाइक करता हो, क्या ऐसा व्यक्ति वल्नरेबल सेक्शंस या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए, वंचित वर्गों के लिए कल्याण के कार्य को तत्परता से कर पाएगा या कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कि एक सिविल सर्वेंट का फंक्शन है, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल सेक्शन, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल सेक्शंस, वल्नरेबल सेक्शंस। इसके लिए जो एटीट्यूड की भूमिका है वो ये है कि कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए, कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए। कमजोर वर्गों के प्रति एक कंपैशन का भाव, करुणा का भाव और संवेदनशीलता होनी चाहिए उनकी समस्याओं के प्रति, और उन समस्याओं से निजात पाने में उनका सहयोग सरकार कैसे कर सकती है, एक लोक सेवक कैसे कर सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा, उसके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो रोल ऑफ एटीट्यूड यहाँ पर क्या है? एटीट्यूड किस तरीके का? कंपैशनेट एटीट्यूड, काइंड एटीट्यूड। ओके, तभी जाकर एक इंक्लूसिव सोसाइटी का हम निर्माण कर पाएंगे। आगे इसी तरीके से अगर हम बढ़ते हुए देखें तो पांचवा जो प्रमुख कार्य है फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट की हम जब बात करते हैं कि एक लोक सेवक को समाज में साथ ही साथ कई वर्गों को मिलाकर चलना पड़ता है, कई वर्गों को मिलाकर चलना पड़ता है। तो एकोमोडेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंसेंसस बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंसस बिल्डिंग एक सिविल सर्वेंट का फंक्शन क्या है? कंसेंसस बिल्डिंग, आम सहमति बनाना किसी भी विषय के ऊपर और समाज को और देश को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करना। सो द फंक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज टू बिल्ड कंसेंसस अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो विभिन्न हितधारक हैं उनके बीच में एक राय, आम सहमति बनाना उनका एक प्रमुख कार्य होता है ना। इस तरीके से हम कई फंक्शंस को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो कंसेंसस बिल्डिंग के लिए कैसा एटीट्यूड चाहिए? विच टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑफ फीलिंग यू मस्ट हैव? कंसेंसस बिल्डिंग के लिए आपके पास एक ओपन एटीट्यूड होना चाहिए, एक खुली अभिवृत्ति, एक ओपन माइंडसेट होना चाहिए। बिना ओपन माइंडसेट के आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को ना तो सुनने की आपके अंदर टेंडेंसी होगी, ना ही उसको एप्रिशिएट करने की टेंडेंसी होगी। तो वैसी अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए मानसिक खुलापन होना चाहिए और विभिन्न विचारों को टॉलरेट करने की सहिष्णुता का भाव व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एटीट्यूड की भूमिका क्या है? You must have an open attitude, you must have a tolerant attitude towards various perspectives to build consensus, and you must have a listening attitude. व्यवहार कैसा होना चाहिए? सभी के प्रति एक खुलापन और सुनने की क्षमता, इस प्रकार की अभिवृत्ति ही एक लोक सेवक को कंसेंसस बिल्डिंग में सहायता कर सकती है। तो इस तरीके से आपको एटीट्यूड की भूमिका को एक लोक सेवक के कार्यों से जोड़कर बताना है, और चूंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसीलिए इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स कहा है तो आपको ध्यान देना होगा कि इन सभी बातों को कहते हुए आपको इनमें उदाहरण को भी समाविष्ट करना है, शामिल करना है। जैसे अगर हमने बात की कि जेन्युइन एटीट्यूड आवश्यक है पब्लिक सर्विस के फंक्शन को पूरा करने के लिए और एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपने ड्यूटीज को कंडक्ट करने के लिए, तो इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप में उसके अंदर डेडिकेशन है पब्लिक सर्विस को लेकर, ओके, तो वो एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करता है या करती है ना। अगर आपके अंदर वो एक जेन्युइन भावना है लोक सेवा की, तो आप अपने कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर भी समाज की सहायता करते हैं। ऐसा कई उदाहरण है समाज में जहां पर कि लोक सेवकों ने अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर जाकर समाज की सहायता की है और जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाया है। तो उस तरीके के हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम मान लीजिए डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो डिसीजन मेकिंग में एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग में एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें,
एग्जाम्पल के रूप में, तो आप बात कर सकते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फैसले लेने में या फिर किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने में एक लोक सेवक के कार्य और उनकी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? उनकी अभिवृत्ति पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब समाज आगे बढ़े उसके लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। तो हम उसमें कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स को अवार्ड करने में, यानी कि सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देने में एक लोक सेवक की जो भूमिका है और जो उनकी अभिवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? दैट मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर हमने बात की वल्नरेबल सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट की। तो वल्नरेबल सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में चुनाव हुए, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि जो सुभेद्य वर्ग हैं, जैसे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं या एल्डरली सिटीजन्स हैं, उनके लिए पोलिंग बूथों पर या उनके घर में भी, खासकर एल्डरली सिटीजन्स के लिए घर पर भी मतदान की व्यवस्था की जाती है। तो ये एक तरीके से क्या है? ये समाज के उत्थान का ही तो प्रयास है, समाज में हर किसी को साथ लेकर चलने का प्रयास है। तो वैसी परिस्थिति में आप उदाहरण दे सकते हैं कि चुनावों के दौरान जो एल्डरली के लिए जो बुजुर्ग मतदाता हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, और साथ ही साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो शारीरिक अक्षमता का सामना कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था या प्रबंध जो किया जाता है, सिविल सर्वेंट का काम है। तो उसमें किस प्रकार का एटीट्यूड प्रदर्शित हो रहा है? कंपैशनेट एटीट्यूड प्रदर्शित हो रहा है और एक काइंड एटीट्यूड प्रदर्शित हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको अपनी बात को कहते हुए जाना है और अंत में कंक्लूजन में आपको एटीट्यूड के महत्व को स्थापित करना है, ये कहते हुए उसमें भी कई तरीका हो सकता है अपनी बात को फाइनलाइज करने का कि आप एटीट्यूड को कैसे इम्प्रूव किया जाए। आप इस कंटेक्स्ट में उदाहरण दे सकते हैं, मतलब आप इस कंटेक्स्ट में सुझाव दे सकते हैं, या फिर एटीट्यूड की महत्ता एक लार्जर कंटेक्स्ट में क्या है पब्लिक सर्विस में, उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर जो लार्जर कंटेक्स्ट में कि इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस, साथ ही साथ कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी जो ब्यूरोक्रेसी की है उसको बेहतर बनाने में एटीट्यूड का लार्जर रोल होता है। तो आप ऐसे कह के अपनी बात को अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न के विषय में हमारी चर्चा रही। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाउ कैन ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग बी इंश्योर्ड बाय अ सिविल सर्वेंट? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ कैन ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे ध्यान देना है, डिसीजन मेकिंग, और किस वैल्यू की बात कर रहा है? ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है। बी इंश्योर्ड बाय अ सिविल सर्वेंट। डिस्कस एक सिविल सेवक द्वारा निर्णय लेने में निष्पक्षता। देखिए, कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता के भी रूप में ट्रांसलेट की जाती है और आपके सिलेबस में इसे निष्पक्षता के रूप में मेंशन किया गया है, इसीलिए हम लोगों ने इसे यहाँ पर निष्पक्षता लिखा है। हालांकि ऑब्जेक्टिविटी का एक अर्थ वस्तुनिष्ठता भी होता है, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो एक सिविल सेवक द्वारा निर्णय लेने में निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, चर्चा कीजिए। एक सिविल सेवक अपने कार्यों में, अपने फैसलों में ऑब्जेक्टिविटी को कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं या कर सकते हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है। तो इसके लिए आपको जरूरी है समझना कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है और डिसीजन मेकिंग में कैसे ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर किया जाए, आपको इस बात को बताना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन में यू कैन डिफाइन ऑब्जेक्टिविटी as a civil service value, define objectivity as a civil service value। हम जानते हैं ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ होता है, जहाँ पर कि हम बिना किसी बायस के, बिना किसी प्रेजुडिस के फैक्ट और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, जहाँ पर हम फैक्ट, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अपने फैसले लेते हैं, ना कि पूर्वाग्रहों के आधार पर, ना कि अपने पसंद नापसंद के आधार पर। उसे हम ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज के संबंध में फैसले लेने के लिए जब हम उससे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और एविडेंसेस को इकट्ठा करते हैं, फिर उस आधार पर हम उसमें फैसला करते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन ये हो सकता है। दूसरा इंट्रोडक्शन आप ऐसे बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी का महत्व क्या है डिसीजन मेकिंग में। ऑब्जेक्टिविटी का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अ सिविल सर्वेंट। जैसा कि हम जानते हैं, ऑब्जेक्टिव होने से फेयरनेस आती है। ऑब्जेक्टिविटी से क्या आता है?
फेयरनेस आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आती है, स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आती है, क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आती है आपके फैसलों में। तो आप इंपॉर्टेंस को भी बताते हुए इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के मेन बॉडी पर अगर हम आए तो ये पूछ रहा है कि सिविल सर्वेंट कैसे अपने कार्यों में या फैसलों में, अपने डिसीजन मेकिंग में ऑब्जेक्टिविटी को सुनिश्चित करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो मेन बॉडी में आकर हम लिख सकते हैं कि इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी, सब हेडिंग बनाते हुए, इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग बाय सिविल सर्वेंट, डिसीजन मेकिंग बाय अ सिविल सर्वेंट, बाय अ सिविल सर्वेंट। और शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, 125 शब्द के लिए ये आपको प्रश्न पूछा गया है, 125 शब्द के उत्तर में, और आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक सिविल सेवक कैसे ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करेंगे डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहली बात यह है कि ऑब्जेक्टिविटी के लिए आपको अपने तथ्यों, आपको अपने पूर्वाग्रहों को और बायसेस को दूर करना पड़ेगा। जो हमारे अपने पर्सनल बायसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं या प्रेजुडिसेस होती हैं किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति या समस्या को लेकर, उसको आपको किनारे हटाना पड़ेगा। तो उन बायसेस को और प्रेजुडिसेस को किनारे हटाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने उन बायसेस को पहचानें। पहले अपने बायस को पहचानेंगे तभी तो उन्हें दूर करेंगे। सो बीइंग अवेयर ऑफ आवर बायसेस, रिमूवल ऑफ बायसेस, सबसे पहले तो हम अपने बायसेस को और प्रेजुडिसेस को दूर करें। कैसे दूर करेंगे? बीइंग अवेयर ऑफ देम, उनकी पहचान करके, बीइंग अवेयर एंड आइडेंटिफाइंग सच प्रेजुडिसेस, उनकी पहचान करके। अच्छा, ये कब संभव हो पाएगा? जब हम अपने विचार को, अपने कर्म को हमेशा एक रेगुलर सेल्फ एनालिसिस करते रहेंगे, एक क्रिटिकल थिंकिंग अपने सोच विचार के विषय में हम अगर रखेंगे, तभी हम अपने सोच से वैसे बायसेस को और प्रेजुडिसेस को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? वी मस्ट इंगेज इन रेगुलर क्रिटिकल थिंकिंग, अपने विचारों के विषय में आलोचनात्मक चिंतन करना। जरूरी तो नहीं है कि हम जो सोचें वो हर हमेशा सही सोचें और हम में कोई पूर्वाग्रह ना हो। तो वैसे पूर्वाग्रहों की तलाश करना, उनको फाइंड आउट करना, ये हमारा कार्य है। एक सिविल सेवक के रूप में व्यक्ति को वैसे ही अपने सोच विचार और अपने एक्शंस को लेकर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। तभी वो सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके जो डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी आए। ये सबसे प्राइमरी कंडीशन है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कई बार हम अपने विचार, अपने व्यवहार के विषय में सभी बातों को नहीं सोच पाते। यह मानवीय रूप से संभव भी नहीं है, क्योंकि हम सभी की अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो उसके लिए उपाय ये है कि हम जनता से, एक सिविल सर्वेंट के रूप में पब्लिक से फीडबैक लें, पब्लिक से अपने फैसलों के, अपने एक्शंस के, अपने डिसीजंस के विषय में फीडबैक लें, अपने कलीग से, अपने स्टाफ से, सबऑर्डिनेट से फीडबैक इकट्ठा करें, और फिर हम इंसाइट डेवलप करें कि हमारे तौर तरीके में, हमारे सोचने के या फैसले लेने के तरीके में कहाँ पर वैसे बायसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये इंसाइट डेवलप करना जरूरी है, और वो कहाँ से आएगा? पब्लिक से, अपने कलीग से, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फीडबैक को प्राप्त करके। ओके, सो गेटिंग फीडबैक और रिसीविंग फीडबैक, फ्रॉम पब्लिक, कलीग्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, और जो भी अन्य हितधारक हैं, एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इंसाइट गेन करना, टू गेन इंसाइट विथ रिस्पेक्ट टू आवर एक्शंस एंड आवर कंडक्ट। तो उससे फिर हम अपने फैसलों में ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। जब हम फीडबैक लेंगे और उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो फिर हमारे फैसलों में ऑब्जेक्टिविटी आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी बात यह है कि we don't have knowledge of all aspects which require expertise.
सभी विषयों पर हमें विशेषज्ञता तो हो नहीं सकती, तो हमारे फैसले में फिर वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी एक सिविल सेवक के रूप में उसको चैलेंज मिलता है। तो वैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जिन विषयों में विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, हम विषय विशेषज्ञों का उनका हम सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का, या जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज है किसी एक खास विषय में, अगर वैसे लोगों के हम ओपिनियन को लें और उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं और जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनको सुने, तो फिर जो एक सिविल सर्वेंट है उनके फैसलों में ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है। हम जानते हैं कि सिविल सर्विस का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें कई कॉम्प्लेक्स इशूज सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे तकनीकी दौर ज़्यादा विस्तार ले रहा है और ज़्यादा समाज जटिल होता जा रहा है, वैसे में फैसले लेना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है और हर विषय में एक्सपर्टीज किसी एक व्यक्ति की हो नहीं सकती। इसीलिए फैसले लेने में जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का, जो विषय विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जब आप उनसे इनपुट लेते हैं और उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर अपने फैसले करते हैं, तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके फैसले में ऑब्जेक्टिविटी एक सिविल सेवक के रूप में विद्यमान है या मौजूद है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमारे जो फैसले हों, ऐसे ही करके हम एक एक पॉइंट इसके बारे में रिलेट करते जाएंगे। तो हमारे जो फैसले हों वो एविडेंस बेस्ड हों, मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले कोई सिविल सेवक सभी रिलेवेंट तथ्यों को इकट्ठा कर ले, उसके संबंध में जितने साक्ष्य हैं, उसके संबंध में जो जानकारी है पब्लिक डोमेन में, प्राइवेट डोमेन में, उन सभी को इकट्ठा करे और इकट्ठा करने के बाद फिर उस पर अपना फैसला करे। तो इससे ऑब्जेक्टिविटी की डिग्री बढ़ जाती है, इससे और ज़्यादा वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता फैसलों में आती है। ठीक है, तो वो एक होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग होता है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑल रेलेवेंट डेटा, ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, है ना, ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद वेरियस पर्सपेक्टिव्स। तो जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, डेटा का, इंफॉर्मेशन का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का, तो स्वाभाविक रूप से सिविल सर्वेंट के फैसलों में ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर की जा सकती है ना। ये बात हो गई। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, चूंकि 125 शब्द के लिए ये आंसर आपको लिखना है, तो इसमें आपको ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कि बहुत एक्सप्लेन करें, आपको डिस्कस करते हुए शॉर्ट में अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट बिंदु इसमें ये है कि डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल होता है रैशनल का, कि आपने कोई फैसला क्यों किया। एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपके पास कई विकल्प होते हैं, कई कोर्सेस ऑफ एक्शन होते हैं किसी एक सिचुएशन में, और उन डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन में आपको कोई एक विकल्प चुनना पड़ता है। तो आप कई विकल्पों में से एक विकल्प को क्यों चुनते हैं, या पास्ट प्रेसिडेंट्स क्या रहे हैं जो आप आने वाले सक्सेसर जो ऑफिसर्स होंगे, आने वाले अधिकारियों के लिए आप वो क्या इनसाइट छोड़ के जाएंगे जिससे कि उनके भी फैसलों में ऑब्जेक्टिविटी आ सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल एक आप कहें कि प्रेसिडेंट सेट करने के लिए या अपने आप के सेल्फ गाइडेंस के लिए क्या करना आवश्यक होता है? मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिकॉर्ड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग along with their rational, maintaining accurate and precise records of decision making along with their rational। आप अपने जितने भी कार्य हैं, जितने भी फैसले हैं, अगर उनका एक एक्यूरेट और क्लियर रिकॉर्ड रखते हैं तो इससे न केवल वो आपके सेल्फ गाइडेंस के लिए सही होता है, बल्कि आने वाले जो और अधिकारी हैं भविष्य में उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी होती है। कहने का अर्थ यह है कि पूर्व में आपने जो भी फैसले किए वो किन आधार पे किए, किन रैशनल पे किए, क्या सोच विचार थी उस फैसले को करने की। अगर इसका आपके पास एक क्लियर रिकॉर्ड है, एक एक्यूरेट रिकॉर्ड है कि इस परिस्थिति में, इस मामले में मैंने ये फैसला किया था, उसका रैशनल ये था, तो आपके सभी फैसलों में वो ऑब्जेक्टिविटी आती है और आपके आगे के फैसले भी और रिफाइन होते जाते हैं, बिना पक्षपात के होते जाते हैं, बिना उसमें कोई पूर्वाग्रह होता है। तो इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में ऑब्जेक्टिविटी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। अब हम बात करें कि निष्कर्ष क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। क्योंकि 125 शब्द का आंसर है तो इसमें कंक्लूजन भी आपके पास 15 से 20 शब्द से अधिक
नहीं होना चाहिए, 15 से 20 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन में आप कोई रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इंट्रोड्यूस करने के लिए एक लोक सेवक को क्या करना चाहिए। तो हमने ऊपर में जैसे बात की उसी लाइंस पे हम बात कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इंट्रोड्यूस करने के लिए उसे अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए, अपने सोच विचार के दायरे को बढ़ाना चाहिए, कंसल्टेशंस को वाइडर करना चाहिए। अगर आप वाइडर कंसल्टेशंस करते हैं, अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करते हैं और अपने जो प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब जो पूर्ववर्ती जो फैसले लिए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो इन सब चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हुए और समझते हुए कोई फैसला करते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिविटी बढ़ती है। एक तो ये तरीका है। दूसरी चीज़ है कि ऑब्जेक्टिविटी एक सिविल सर्वेंट के लिए किस तरीके से उनके कार्य को बेहतर बनाती है, आप इसको भी कंक्लूजन में लिख सकते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग में अगर ऑब्जेक्टिविटी होगी तो उससे ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उससे उन फैसलों की ओवरऑल जो स्वीकार्यता है जनता के बीच में वो बढ़ जाएगी और इस तरीके से उन फैसलों को अमल में लाना, इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन सब बातों के साथ आप अलग अलग तरीके से अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं, पर यह ध्यान रहे कि निष्कर्ष में भी आपको ऑब्जेक्टिविटी को सिविल सर्वेंट के डिसीजन मेकिंग से जोड़कर लिखना है। तो ये बात हो गई आपको सेकंड क्वेश्चन की। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, सिविल सर्वेंट्स मस्ट वर्क बिहाइंड द कर्टेन्स विथ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, कमेंट। सिविल सेवकों को राजनीतिक तटस्थता के साथ पर्दे के पीछे काम करना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। अब इसमें आपको जो डायरेक्टिव वर्ड है वो कमेंट करना है, आपको टिप्पणी करना है, मतलब इस स्टेटमेंट पर अपनी राय प्रस्तुत करनी है, आपको टिप्पणी करनी है, मतलब आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको अपनी बात, अपनी राय रखनी है। अब इसमें भी हम ध्यान दें कि जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अगर कोई सिविल सर्विस वैल्यू सामने आ रहा है तो हम उसको इंट्रोडक्शन में डिफाइन करके आंसर को शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कई तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में जो वैल्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। सिविल सेवकों को राजनीतिक तटस्थता के साथ, तो एक तो सिविल सर्विस का फाउंडेशनल वैल्यू है न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, और दूसरा पर्दे के पीछे काम करना चाहिए, बिहाइंड द कर्टन्स। इसका अर्थ हो गया कि एनोनिमिटी से काम करना चाहिए, एनोनिमसली काम करना चाहिए, ठीक है। तो दो वैल्यूज यहाँ पर सामने आ रही हैं। पहली वैल्यू क्या है? एनोनिमिटी, और दूसरा वैल्यू है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। उन्हें गुमनाम तरीके से, बिना सामने आए हुए और राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर काम करने की अपेक्षा उनसे की जाती है। तो स्टेटमेंट में ये दो वैल्यूज हैं, आप इनको डिफाइन करते हुए इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि एनोनिमिटी और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्यों जरूरी है, आप इस बात को भी इंट्रोडक्शन में उजागर कर सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज, आप इसको भी बताकर इंट्रोडक्शन में शुरुआत कर सकते हैं कि एनोनिमिटी क्यों जरूरी है और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। बिना लाइमलाइट में आकर काम करने से जो एक गंभीरता सिविल सेवक के कार्यों में और उनके पर्सनालिटी में और उनके फंक्शनिंग में आती है, इसलिए एनोनिमिटी जरूरी है। और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन या राइवलरी से वो सिविल सर्वेंट्स को दूर रखता है और ए पॉलिटिकल कैरेक्टर जो सिविल सर्विस का है उसको बनाए रखता है। तो इस तरीके से आप उसका सिग्निफिकेंस बताते हुए शुरू कर सकते हैं अपनी बात को। ये दूसरा तरीका है इंट्रोडक्शन का। ओके, now the question is to comment upon civil servants must work behind the curtain with political neutrality। तो यहाँ एम्फेसिस है कि उन्हें पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक तटस्थता से काम करना चाहिए। यहाँ पर एम्फेसिस है इस बात का और इस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो इसका मेन बॉडी में हम लोग कैसे लिखेंगे? सो वी कैन पुट अ सब हेडिंग, सिविल सर्वेंट्स मस्ट वर्क बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे रहकर उन्हें कार्य करना चाहिए। इस विषय में हमें अपनी टिप्पणी करनी है। तो आप इसमें दो सब हेडिंग बना सकते हैं।
चूंकि दो वैल्यूज की बात है, एक एनोनिमिटी को पहले डील करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बिहाइंड द कर्टेन काम करने को पहले लिखा गया है और बाद में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को लिखा गया है। तो आप इसमें सिंगल सब हेडिंग भी बनाकर अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, या फिर दो सब हेडिंग बनाकर भी क्वेश्चन को, अपने आंसर को आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो सब हेडिंग बनाकर चलते हैं, सिविल सर्वेंट्स मस्ट वर्क बिहाइंड द कर्टन, और इसका अर्थ ये है, आपको अपने दिमाग में बात को रखना है कि एनोनिमिटी की बात कर रहा है, एनोनिमिटी की बात कर रहा है, गुमनाम रहकर पर्दे के पीछे होकर अपना वो कार्य करें। तो इस पर हमारी टिप्पणी क्या हो सकती है? हमारी टिप्पणी इसको लेकर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सिविल सेवक का जो कार्य है वो क्या होता है, वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य करते हैं, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में उनके कई सारे फंक्शंस हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट को, मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करना, अपना सपोर्ट देना, अपना सलाह देना। तो वैसी परिस्थिति में अब अगर वो सामने आकर सलाह देंगे तो उनके जो सजेशंस हैं वो पब्लिक हो सकते हैं, और उनके सजेशंस के पब्लिक होने से उनके ऊपर फिर पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस वैसे सिविल सर्वेंट्स को झेलना पड़ सकता है, उसके जो राजनीतिक परिणाम हैं वो उनको सामना करना पड़ सकता है। तो एनोनिमिटी उनके लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करना इसलिए आवश्यक है ताकि वो खुले मन से, बिना किसी भय के, बिना किसी भविष्य के परिणाम की चिंता करते हुए मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट को अपने सुझाव दे सकें, है ना, अपने सुझाव दे सकें फियरलेस तरीके से, बिना किसी भय के, फियरलेस और अनकंसर्न तरीके से, डिस्पैशनेट तरीके से, अनकंसर्न तरीके से, डिस्पैशनेट तरीके से, है ना, बिना किसी राग द्वेष के, डिस्पैशनेट तरीके से वो अपना एडवाइस टेंडर कर सकें मिनिस्टर्स को। ये इसीलिए उन्हें कर्टन के पीछे काम करना आवश्यक होता है ताकि उनके ऊपर कोई भी भविष्य में पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस का सामना उन्हें ना करना पड़े, और उनके फैसलों से या उनके सुझाव से जो भी परिणाम निकलते हैं फिर उसके कारण उन्हें कोई पुशबैक का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, कई बार सेंसिटिव नेचर के उनके सजेशंस होते हैं, तो इन सब से उनको बचाने के लिए उन्हें कर्टन के पीछे काम करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी टिप्पणी हो गई। दूसरी बात यह है कि सिविल सर्वेंट्स का कार्य होता है पॉलिसीज बनाना, नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का क्रियान्वयन करना, और वो एक बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है, वो बहुत एक विस्तृत एक्सरसाइज है जिसमें कि कई लोग शामिल होते हैं, कई तरीके से जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। तो इतने विस्तृत और इस तरीके से बड़े दायरे वाले कार्य के लिए अगर सामने आके कार्य किया जाए तो फिर वो व्यक्ति में एक लाइमलाइट में बने रहने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। हम देख रहे हैं आजकल कुछ ऐसी भी बात आ रही है आलोचना के रूप में, जो खासकर युवा सिविल सेवक हैं वो सोशल मीडिया की लाइमलाइट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे लगातार बने रहना और अपने आप को उसमें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो इफेक्टिव गवर्नेंस का काम है वो पीछे छूट जाता है, और फिर इंडिविजुअल लाइमलाइट में रहने की जो एक प्रवृत्ति है वो आगे आ जाती है। तो उद्देश्य का भटकाव हो जाता है यहाँ पर। तो हमारी टिप्पणी क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स को पर्दे के पीछे रहना इसलिए जरूरी है ताकि सरकारी योजनाओं का सही से निर्माण हो सके, फॉर्मुलेशन हो सके, उनका क्रियान्वयन हो सके और इफेक्टिव गवर्नेंस, प्रभावी शासन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसी का है, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ये सभी बहुत गंभीर कार्य हैं। ठीक है, बहुत एग्जॉस्टिव नेचर के वर्क हैं, एग्जॉस्टिव नेचर के वर्क हैं जो पब्लिक लाइमलाइट में अगर किया गया तो उससे उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। जैसे अगर सरकार के फैसले बहुत ज़्यादा पहले से लोग को पता हो तो उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। सो दिस इज एसेंशियल टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस दैट द सिविल सर्वेंट्स दे वर्क बिहाइंड द कर्टन। उसी तरीके से आगे हम देखें तो सिविल सर्वेंट्स को कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का भी एक्सेस होता है, कई गोपनीय जानकारी, कई खुफिया जानकारी, कई महत्वपूर्ण जानकारी देश के विषय में, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में, व्यक्तिगत डेटा के विषय में, कई तरीके से उन्हें गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर वो कर्टन के पीछे काम नहीं करेंगे तो उनका खुलासा हो जाएगा कि इनके पास कौन सी जानकारी है, और फिर पूरी व्यवस्था सुभेद्य हो जाएगी। पूरी जो
ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो वल्नरेबल हो जाएगा और फिर उसका लार्जर इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, पूरे समाज पे पड़ेगा, देश पे पड़ेगा। इसीलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो पर्दे के पीछे रहकर काम करें, ताकि वैसे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वैसे जो संवेदनशील जानकारी है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वह इररिस्पॉन्सिबल हैंड्स में ना चला जाए। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और जो डेटा है उस तक पहुंच, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, अनाधिकृत व्यक्तियों का वैसे महत्वपूर्ण जानकारियों तक पहुंच ना होने पाए, इसीलिए उनका पर्दे के पीछे कार्य करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो हमने एक एस्पेक्ट की बात कर ली, ठीक है। अब हम इसमें दूसरे एस्पेक्ट को अगर शामिल करें, जो कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के कंटेक्स्ट में था, कि सिविल सर्वेंट्स मस्ट वर्क विथ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। सिविल सर्वेंट्स मस्ट वर्क विथ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। एक तो पर्दे के पीछे रहकर काम करें और राजनीतिक तटस्थता के साथ काम करें। अब ये क्यों जरूरी है? राजनीतिक तटस्थता के साथ काम करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि चुनाव के बाद यहाँ पर सरकारें बदलती हैं। सिविल सर्वेंट्स दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव और जो सरकारें हैं वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव हैं। तो योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से, नियमित रूप से बना रहे, चलता रहे, इसीलिए लोक सेवक पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक तटस्थता से काम करें, वो इसलिए आवश्यक है। नहीं तो सरकार बदलने पर नीतियां हालांकि बदलती हैं, लेकिन कई नीतियां, पूर्व की भी कई नीतियां चलती रहती हैं और योजनाएं चलते रहते हैं। तो सरकार बदल जाए भले ही, लेकिन जो पब्लिक सर्विस का उद्देश्य है उसमें भटकाव ना आए, इस कारण से उनमें राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। किसी भी पार्टी की, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन लोक सेवकों का अंतिम उद्देश्य जनता का कल्याण और लोक सेवा ही होना चाहिए, इसीलिए उनमें राजनीतिक तटस्थता आवश्यक है, ठीक है। तो इस बात को आपको इसमें टिप्पणी के रूप में लिखना है कि मेंटेन स्मूथ एंड रेगुलर governance despite change in government, इसके लिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, अगर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी तो अगर किसी पूर्ववर्ती सरकार ने कोई योजना लाई और लोक सेवक को वो योजना पसंद नहीं है, तो फिर उन योजनाओं के और अगर फिर उसी पार्टी की सरकार आई तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौती आएगी, क्योंकि उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि अगर राजनीतिक रूप से वो अपने विचारों को, सिविल सेवक अपने पसंद और नापसंद को स्पष्ट रूप से जाहिर करने लगे, तो इससे जनता में भी प्रशासन के प्रति जो आस्था है और उनकी एक विश्वसनीयता है वो समाप्त हो जाएगी कि आप तो भाई तटस्थ है नहीं, आप तो किसी एक राजनीतिक विचारधारा या पॉलिटिकल पार्टी, विशेष राजनीतिक दल के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वैसे में जो लोक सेवक हैं उनकी विश्वसनीयता के ऊपर संदेह आ जाएगा, और विश्वसनीयता जैसे ही संदेहास्पद होगी तो सिविल सर्विस के ऊपर जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा और ओवरऑल इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस लोक सेवा की कम हो जाएगी। इसीलिए उन्हें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ काम करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्रेडिबिलिटी और साथ ही साथ पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करना है, प्रशासन में विश्वसनीयता और जो लोगों की आस्था है वो बनी रहे, इसके लिए पॉलिटिकली न्यूट्रल होना सिविल सर्वेंट्स के लिए आवश्यक है। अच्छा, उसके आगे हम देखें कि कई बार ऐसा होता है कि लोक सेवक अगर पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं तो उनके अंदर एक प्रोफेशनल टेंडेंसी डेवलप होती है, वो प्रोफेशनल और स्पेसिफिक सजेशंस देते हैं पॉलिटिशियंस को और गवर्नमेंट को, और इससे एक माहौल जो सिविल सर्विस में वर्क इन्वायरमेंट बनता है वो प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव एटमॉस्फेयर डेवलप होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव वर्क इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आवश्यक है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता नहीं होगी, ठीक है। और हमने देखा कि ऑब्जेक्टिविटी एक फाउंडेशनल वैल्यू है, एक क्रूशियल वैल्यू है सिविल सर्विस के लिए। दूसरी चीज कि प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, ढुलमुल रवैया लोक सेवकों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी और जो संसाधन उनके डिस्पोजल पे होते हैं उसके लिए
प्रोफेशनल अप्रोच को रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो वैसा प्रोफेशनलिज्म पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ ही संभव हो सकता है। अगर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं है तो फिर उनके फैसलों में क्या होगा, फेवरेटिज्म होगा, पक्षपात होगा, और जहां पक्षपात होगा वहां पर प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रख पाना संभव नहीं है। तो हमारी टिप्पणी केंद्रित होनी चाहिए, प्रश्न के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए, और फिर हम उसी आलोक में अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड कैसे करेंगे, इस उत्तर का हम निष्कर्ष कैसे दे सकते हैं कि सुझाव के रूप में दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, है ना। अगर आप स्पेसिफिक सजेशंस देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एनोनिमिटी को और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को सिविल सेवकों में, सिविल सर्वेंट्स में इंट्रोड्यूस करने या मजबूत बनाने के लिए क्या पहल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले कि प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स का पॉलिटिशियंस के साथ इंटरेक्शन कैसा हो, मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा हो और उनकी क्या सीमाएं हो। तो वो एक आपको क्लियर गाइडलाइन उस संबंध में होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि सरकार के साथ, राजनेताओं के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डील करते हुए सिविल सर्वेंट्स को किन एथिकल वैल्यूज और मोरल स्टैंडर्ड्स का पालन करना है। एक तो ये बात हो गई, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब साथ ही साथ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट का भी सुझाव दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट का या डिपार्टमेंटल ओवरसाइट का भी, है ना, कि सिविल सेवक कितना अपने कार्यों में एनोनिमस होकर कार्य कर रहे हैं, कितना वे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए अगर कोई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट हो, कोई अगर एक निगरानी का तंत्र बनाया जाए या फिर उनके अप्रेजल रिपोर्ट में उस चीज को शामिल किया जाए तो फिर उससे एनोनिमिटी और साथ ही साथ राजनीतिक तटस्थता को मजबूत बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी बात को अंत करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड्स द इमेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स इट्स फाउंडेशंस। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट। इस स्टेटमेंट को आपको एक सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में डिस्कस करना है। हिंदी में संवेगात्मक बुद्धि प्रशासन की छवि बनाती है, प्रशासन की छवि बनाती है और इसकी नींव को भी मजबूत करती है। एक सिविल सेवक के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। ये आपको 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है। 200 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को लिखना है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अगर हम समझने का प्रयास करें कि पूछ क्या रहा है, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट को आपको सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में डिस्कस करना है, जनरल कंटेक्स्ट में डिस्कस नहीं करना है। स्टेटमेंट क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड्स द इमेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन होती है तो प्रशासन की अपनी एक छवि होती है, जैसे पुलिस को लेकर, सरकार को लेकर, सरकारी तंत्र को लेकर लोगों के, जनता के मस्तिष्क में, उनके दिमाग में एक छवि है, एक इमेज है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि एक फाउंडेशनल वैल्यू है, जो कि एक प्रमुख मूल्य है सिविल सर्वेंट का या सिविल सर्विस का, वो प्रशासन की छवि का भी निर्माण करता है। पहली बात तो ये। और दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशंस को भी स्ट्रेंथन करता है। प्रशासन की जो नींव है, नींव के कई कारक हैं, फैक्टर्स हैं, पिलर्स हैं, जिन पिलर्स पे एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है, उन पिलर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसे 2 हिस्से में करके लिख सकते हैं। एक सब पार्ट में हम इमेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को डील करेंगे और दूसरे सब पार्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशंस को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप कीवर्ड को हमेशा की तरह डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस योर आंसर। और यहां पर कीवर्ड क्या है, संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आपको रेगुलरली पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है और हर बार आपको यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर देंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि गोलेमन के द्वारा दिया गया कंसेप्ट था और उनका ही डेफिनेशन, बहुप्रचलित डेफिनेशन है, पॉपुलर डेफिनेशन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी, या क्षमता है अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस के विषय में अवेयर होने, उन्हें कंट्रोल करने, मैनेज करने और एक्सप्रेस करने की क्षमता को ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब स्वयं के अंदर जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस के विषय में जागरूक होना, उन्हें पहचानना, उनके विषय में अवेयर होना।
ठीक है, उन्हें नियंत्रित करना और उन्हें एक्सप्रेस करने की क्षमता को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। हालांकि दूसरों के भी इमोशंस को पहचानना और उन्हें भी मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं हमारे, वैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस को बहुत एक एम्पैथेटिकली मैनेज करना और वैसे रिलेशंस को बहुत ही जुडिशियसली मैनेज करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस के दायरे में आता है। तो आप इंट्रोडक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस के डिफिनीशन को और उस पर अपनी समझ को लिख सकते हैं। चूंकि 200 शब्द का ये उत्तर होगा तो आप लगभग 20 से 25 शब्द में इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर दीजिए। दैट इट इज द एबिलिटी टू बी अवेयर एंड कंट्रोल एंड एक्सप्रेस वंस इमोशंस एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ जुडिशियस मैनर। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू recognize, control and manage emotions of oneself and others। तो इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का तरीका हो सकता है, आप इसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस EI, इसका महत्व क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आप एक ब्रॉडर आउटलुक के साथ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका एक ब्रॉडर सिग्निफिकेंस क्या है उसके साथ भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस EQ और IQ, इमोशनल कोसेंट और इंटेलिजेंस कोसेंट के भी रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कई बार वो आपको नॉलेज से, फील्ड नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों को करने के लिए। सो देयर आर मेनी वेज टू इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ आंसर्स। ओके, now coming to the main body of the question, it says that emotional intelligence builds the image of the administration, so what we will do, we can also have a table। एक टेबल के भी फॉर्म में आप इसका आंसर कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो 2 सब हेडिंग बनाकर भी इसका आंसर कर सकते हैं। now let us see how we can in the form of a table present these type of answers। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस लिख देंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। रोल इन इमेज बिल्डिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इमेज बिल्डिंग में उसकी क्या भूमिका है। और दूसरा, रोल इन स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशंस of administration, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, टेबल बना के बता दीजिए, तो ज़्यादा कंसाइज प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा कि जो कन्वेंशनल तरीका है अलग अलग 2 सब हेडिंग बनाने का, एक ही सब हेडिंग के अंतर्गत भी आप बना सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न में बहुत स्पष्ट रूप से 2 सब हेडिंग बनाए जा सकते हैं, बहुत क्लियर है, तो हम यहाँ पर 2 सब हेडिंग बनाएंगे जिससे आंसर स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल के फॉर्म में हम लोग इसको कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल एडमिनिस्ट्रेशन के इमेज बिल्डिंग में कैसे है। सबसे पहली बात कि प्रशासन की जो छवि है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है पब्लिक परसेप्शन पे, कि लोगों का क्या परसेप्शन है सरकार को और प्रशासन को लेकर, पुलिस को लेकर, सरकारी महकमों को लेकर। ठीक है, तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिविल सेवक करते हैं तो वैसे में पब्लिक परसेप्शन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए पब्लिक सर्वेंट्स अपने फंक्शंस को, अपने ड्यूटीज को कंडक्ट करते हैं तो उसमें एक ह्यूमन टच होता है, उसमें एक मानवीय पहलू होता है, और वो मानवीय पहलू लोक सेवकों को, सिविल सेवकों को जनता के मुद्दों को समानुभूति से, करुणा से, दयालुता से समझने और देखने का मौका देता है। तो जब उस तरीके से किसी चीज को देखा गया हो और फिर उस दृष्टिकोण के आधार पर कोई निर्णय लिया गया हो, इन सच केसेस द डिसीजंस आर मोर ह्यूमन, तो उसमें मानवीयता ज्यादा होती है और उससे फिर पब्लिक परसेप्शन इंप्रूव होता है, अब जैसे देखें ना कि अगर मान लीजिए पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है और वैसे में कोई अगर हाई हैंडेड अप्रोच किसी लोक सेवक के द्वारा अपनाया जाता है तो पब्लिक परसेप्शन निगेटिव हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। लेकिन वहीं पर अगर कोई सिविल सर्वेंट धीरज के साथ, धैर्यपूर्वक
प्रोटेस्टर्स की बात को सुनता है या सुनती है और उन्हें समझाने का प्रयास करती है, परसुएट करने का प्रयास करती है, तो वैसे में प्रशासन की एक मानवीय छवि सामने आती है। या अगर लाठीचार्ज की स्थिति है, वैसे में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज न करना, बच्चों को वैसे जो आपको गंभीर परिस्थितियां विकसित हो गई हैं लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें उनको सुरक्षित करना, तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय है वो अगर प्रशासन के द्वारा दिया जाता है, सिविल सेवकों के द्वारा, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन की छवि बेहतर होती है, पब्लिक परसेप्शन बेटर होता है। तो पब्लिक परसेप्शन को बेहतर बनाने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग और उसकी भूमिका यहाँ पर आवश्यक हो जाती है। दूसरी चीज है कि जब आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझेंगे और नियंत्रित कर सकेंगे, तो आपका जो लैंग्वेज है, आपका कम्युनिकेशन है, वो भी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, वो भी ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा। आप उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और अपने फैसलों, सरकार के फैसलों के विषय में ज़्यादा आर्टिकुलेट होंगे, ज़्यादा स्पष्ट होंगे, ज़्यादा कंसाइज होंगे, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के इमेज बिल्डिंग में भूमिका अदा करता है और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इसमें महत्वपूर्ण जो उसका कार्य है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विकसित करना। एक इमोशनली इंटेलिजेंट पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को पता होता है कि किन परिस्थितियों में क्या बोलना है। कई बार हम देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स ऐसी बात कह जाते हैं पब्लिक में जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। कई बार ऐसी बातें जो उनको ज़्यादा सेंसिटिवली कहनी चाहिए थी, उसके कारण कंट्रोवर्सी हो जाती है। संवेदनशील मुद्दों पर उनको अपने कथनों के कारण, वक्तव्यों के कारण फिर वहाँ पर सरकार की जो छवि है वो प्रभावित होती है कि सरकार के अधिकारी इस तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इमोशनली इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट को इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की क्षमता विकसित होती है और जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, लोगों को अधिकारियों की या सरकार की बात समझ में बेहतर तरीके से आती है और इससे एक बेहतर दृष्टिकोण विकसित होता है, बेहतर एक इमेज बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक के नज़र में। ये बात हो गई। अच्छा, अन्य हम अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए कई बार आपको गंभीर फैसले लेने होते हैं, कठोर भी फैसले लेने होते हैं और पब्लिक को अपने साथ लाना होता है। उन परिस्थितियों में जोर जबरदस्ती एक लोकतंत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकता और ना ही वो लोकतंत्र का गुण है। तो तरीका क्या है? परसुएशन का, लोगों के बिहेवियरल चेंज का, लोगों को नज करने का, उनके अंदर जो व्यवहारात्मक बदलाव या परिवर्तन है उसको लाने का। और वो कैसे किया जा सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा ही आप लोगों को नज कर सकते हैं ताकि लोग पब्लिक बिहेवियर में बदलाव लाएं, और साथ ही साथ सरकार के जो भी योजना है, जो पब्लिक स्कीम्स हैं, उसमें और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। तो जब ये दृष्टिकोण हम अपनाएंगे कि पब्लिक बिहेवियर को धीरे धीरे करके हमें नज करके उसमें बदलाव करना है, तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट ही वो काम कर सकता है या कर सकती है, जहां पर कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस के द्वारा कोई चीज़ अगर हम जनता के लिए कह रहे हैं तो हम उसे स्वयं में भी उसका आचरण करें, और वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट ही कर सकता है। तो जब हम इस तरीके से प्रयास करते हैं पब्लिक बिहेवियर को बदलने का या पब्लिक स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाने का, तो वो फिर प्रशासन के नज़र में छवि को बदलता है। आप देखिए ना कि कई बार ऐसा होता है, सिविल सर्वेंट्स वो सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और वो कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ जुड़कर कोई काम करते हैं। साफ सफाई की बात करें तो कई बार सिविक वॉलंटियर्स को साथ लेकर, स्कूली बच्चों को साथ लेकर, कम्युनिटी मेंबर्स को साथ लेकर सैनिटेशन और क्लीनलीनेस कैंपेन चलाया जाता है। क्या उद्देश्य है उसका? कि जो भी सैनिटेशन स्कीम्स हैं सरकार की वो सफल हों, लेकिन किस तरीके से? उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करके। वो कब संभव है? इमोशनल इंटेलिजेंस से ही संभव है, जब आप अपने सोच विचार को दूसरों के सोच विचार के साथ एकीकृत करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं उस समान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कलेक्टिवली लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, इमेज बिल्डिंग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ किया जा सकता है, एक पक्ष है इसका। दूसरा पक्ष क्या है कि कैसे प्रशासन की नींव मजबूत होती है इमोशनल इंटेलिजेंस से। प्रशासन की नींव कैसे मजबूत होती है, और प्रशासन के नींव में, उसके फाउंडेशन में क्या है? डिसीजन मेकिंग। प्रशासन का कार्य क्या है?
सोशल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, ज़रूरतों को पूरा करना, उसके लिए क्या अहम है? डिसीजन मेकिंग अहम है, डिसीजन मेकिंग क्रूशियल है। और डिसीजन मेकिंग संतुलित कब हो सकता है, बैलेंस्ड कब होगा, इफेक्टिव कब होगा? जब इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से निर्णय लिया गया हो, जब एक संतुलित दृष्टिकोण से निर्णय लिया गया हो, वही निर्णय प्रभावी होता है। इसीलिए ये प्रशासन के नींव को कैसे मजबूत करता है? एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति ही, स्थिर बुद्धि का व्यक्ति जो कि अपने भी भाव विचार को समझे और दूसरे की भी आकांक्षाओं को समझे, दूसरे की भी सीमाओं को समझे, उनके प्रति संवेदनशील हो, उनके प्रति करुणा विकसित करे, वैसे में जो उसके द्वारा लिए गए फैसले होंगे वो संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा। एंड सच बैलेंस्ड डिसीजंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम इफेक्टिव डिसीजंस। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन मजबूत होता है, क्योंकि उसके फाउंडेशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है डिसीजन मेकिंग। अच्छा, दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता, कैपेसिटी टू लीड द पीपल एज वेल एज लीड योर टीम एंड स्टाफ। ठीक है, लीडरशिप। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए और इफेक्टिव लीडरशिप के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत आवश्यक है, और लीडरशिप फाउंडेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नेतृत्व क्षमता लोक प्रशासन का एक स्तंभ है। तो इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे रोल प्ले करता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशनली इंटेलिजेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, दे मोटिवेट देयर टीम मेंबर्स, वो अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं। कई स्टेक होल्डर्स को साथ में लाकर आपस में कोलैबोरेशन करने की क्षमता होती है, उनमें कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ वो गाइड का भी काम करते हैं, वो पथ प्रदर्शक का भी काम करते हैं, और इस तरीके से वो एक बेहतर लीडर साबित होते हैं अपने विभाग के, अपनी टीम के। और इस प्रकार से जो आउटकम्स हैं पब्लिक स्कीम्स के, वो आउटकम्स बेहतर हो जाते हैं। तो ये फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ये मजबूत करता है। तो आपको इस तरीके से उसमें लिंक करके लिखना पड़ेगा अपनी बात को। इमोशनल इंटेलिजेंस को लिंक कीजिए लीडरशिप से, है ना। अच्छा, तीसरी बात है कि अगर हम देखें फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है कि उसे एडेप्टिव होना चाहिए, चेंज को लेकर, बदलाव के प्रति उसमें एक खुलापन होना चाहिए, एक एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर कोई संकट आया, कोई समस्या आई, तो उसको लेकर रेजिलिएंट भी होना चाहिए। सो एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ये दो स्तंभ हैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के। एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, लचीलापन। किसी भी प्रकार का संकट आए, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में बदलाव आए प्रशासन में, उन परिस्थितियों को उनका सामना करने की क्षमता होनी चाहिए, और उतना लचीलापन होना चाहिए कि किसी भी बदलाव को अंगीकार कर सकें। उसके लिए क्या जरूरी है कि संकट के समय में भी जो सिविल सर्वेंट अपने आप को काम बनाए रख सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है, काम और रिलैक्स तरीके से जो व्यक्ति एक स्थिर बुद्धि के साथ अपने काम को करता है, वो ज़्यादा एडेप्टेबल होता है, वो हो रहे बदलावों के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है, और साथ ही साथ रेजिलिएंट भी होता है, उसके अंदर लचीलापन होता है। और यही स्तंभ है प्रशासन का। प्रशासन में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन रेगुलर डायनामिज्म है, हर दिन नए तरीके की चुनौतियां हैं, नई प्रकार की समस्याएं हैं। तो अगर रेजिलिएंट नहीं होगा प्रशासन, तो वैसी स्थिति में समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसीलिए सिविल सर्वेंट्स को काम होना चाहिए, उनके अंदर एक इक्वानिमिटी होनी चाहिए, और ये सभी एक इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर में ही पॉसिबल है। इस तरीके से ईआई क्या करता है कि प्रशासन के स्तंभ को, फाउंडेशन को, नींव को मजबूत करता है। ठीक है, सो दीज आर द वेज यू कैन प्रेजेंट योर आंसर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में फिर वही इमोशनल इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को हमें जोड़कर अपने कंक्लूजन को लिखना होगा। सो यू हैव टू लिंक इमोशनल इंटेलिजेंस विथ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या महत्व है एडमिनिस्ट्रेशन? तो जैसा हमने अभी ऊपर बात किया कि इमोशनली इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट्स, दे आर बेटर लीडर्स, दे प्रूव टू बी बेटर लीडर्स, दे आर बेटर परफॉर्मर्स एंड दे आर मोर एफिशिएंट। वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, क्योंकि वो अपने समय का और संसाधनों का अधिक उत्पादक इस्तेमाल
कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी बात को विराम दे सकते हैं, है ना। और नाउ लेट्स मूव टू दी 5th क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। आज के डिस्कशन के हम 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, परसुएशन इज अ स्किल विच रिक्वायर्स बोथ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड फॉर अ सिविल सर्वेंट, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर आर्गुमेंट्स। अनुनय एक ऐसा कौशल है जिसके लिए सिविल सेवक में अभिवृत्ति और अभिक्षमता, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति और अभिक्षमता दोनों की आवश्यकता होती है। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें डायरेक्टिव वर्ड क्या दिया है, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है, आर्गुमेंट्स देते हुए। मतलब आपके बात में आर्गुमेंट्स होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसुएशन के बारे में बात कर रहा है। परसुएशन की समझ जरूरी है इस आंसर को लिखने के लिए। परसुएशन क्या है, इसीलिए एथिक्स की पढ़ाई में की टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग काफी महत्वपूर्ण है। तो परसुएशन इज ए स्किल विच रिक्वायर्स बोथ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। ये इंटरलिंक्ड एनालिटिकल क्वेश्चन है। इंटरलिंक्ड एनालिटिकल क्वेश्चन है जहां पर कि डिफरेंट कंसेप्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि थिंकिंग या थॉट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि परसुएशन एक ऐसा कौशल है, अनुनय, जिसके लिए सिविल सेवक में अभिवृत्ति और अभिक्षमता, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों होनी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। और इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर आर्गुमेंट्स देते हुए। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की समझ आपको स्पष्ट रखनी है। तो इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन का एक बहुत सरल तरीका, जैसे हम लोग हर प्रश्न में बात कर रहे हैं कि की टर्म को आप डिफाइन कीजिए। वो एक काफी सिंपल और इफेक्टिव वे है इंट्रोड्यूस करने का। की टर्म्स इसमें आपके पास परसुएशन है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। तो आप तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द सीमा है, 125 शब्द की शब्द सीमा है। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि अगर हम परसुएशन को डिफाइन कर दें, जो कि मेन आइडिया है इस क्वेश्चन में। परसुएशन को अगर हम डिफाइन कर देते हैं तो ये एक बेहतर इंट्रोडक्शन हो सकता है। और परसुएशन क्या है, अनुनय क्या है? अनुनय में हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को समझाकर, बुझाकर, तर्क के द्वारा, तथ्यों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा उसके विचार को परिवर्तित करने या प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज परसुएशन? परसुएशन इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस थॉट्स एंड ओपिनियंस या ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑफ अदर्स बेस्ड ऑन आर्गुमेंट्स एंड फैक्ट्स। आप जब किसी को परसुएट करते हैं तो किन आधार पे करते हैं? कई बार हम इमोशनल बेसिस पे भी किसी को परसुएट करते हैं, उनसे हम अनुनय करते हैं, अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं विनम्रतापूर्वक, इमोशनल तरीके से। और ज़्यादा प्रभावी होता है जब हम तथ्यात्मक और तर्क के ऊपर उनसे बात को रखते हैं और उनके सोच को, विचार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यही आपको परसुएशन का आइडिया है। तो परसुएशन को डिफाइन कर दीजिए इंट्रोडक्शन में। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि परसुएशन का महत्व बता दीजिए सिविल सर्विस के लिए। परसुएशन का महत्व बता दीजिए सिविल सर्विस के लिए। हम जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स पब्लिक इंटरैक्शन के साथ काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और पब्लिक इंटरैक्शन में लोगों को अपनी बात समझाने के लिए जो सबसे बेहतर लोकतांत्रिक तरीका है वो है अनुनय विनय करना, परसुएट करना उनको। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका भी डेमोक्रेटिक होती है। वो कोर्स नहीं कर सकता, लोगों को अपनी बात को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो परसुएशन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टूल है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लोगों को अपने बात को समझाने के लिए। तो आप उस बात को भी इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। अब चूंकि 125 शब्द का है तो आपको इसमें 20 शब्द से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होने चाहिए। 20 वर्ड्स में आपको इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी में हम सब हेडिंग बनाकर इसमें लिख सकते हैं कि परसुएशन के लिए परसुएशन रिक्वायर्स बोथ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अब चूंकि 125 वर्ड्स में आंसर को लिखना है तो आपके पास प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी स्मार्टनेस इसमें आपको दिखानी होगी। आप कन्वेंशनल तरीके से भी लिख सकते हैं, एक सिंगल सब हेडिंग में अपनी बात को 5-6 पॉइंट्स में, 4-5 पॉइंट्स में, या फिर आप एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का सेपरेट सब हेडिंग बनाकर भी इस आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक तरीका वो भी आंसर को स्ट्रक्चर करने का है। दूसरा जो एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है यहाँ पर
कि हम परसुएशन को एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के साथ एक पिक्टोरियल तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में प्रेजेंट करें। परसुएशन के लिए क्या जरूरी है? परसुएशन के लिए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों जरूरी है। एटीट्यूड भी जरूरी है और उसके साथ साथ एप्टीट्यूड भी जरूरी है। एप्टीट्यूड भी जरूरी है। अब एटीट्यूड में कौन कौन सी बातें आएंगी? एटीट्यूड क्यों जरूरी है परसुएशन के लिए? सबसे पहली तो बात ये कि अगर व्यक्ति के अंदर एक ओपन एटीट्यूड नहीं है, दूसरे की बात को सुनने का, दूसरे के प्रति एम्पैथी रखने का और दूसरे के प्रति समझदारी पूर्ण रवैया अपनाने का, तो वो व्यक्ति परसुएड नहीं कर सकता किसी दूसरे आदमी को। आप सोच के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको समझाने का प्रयास कर रहा हो और अपनी बात को केवल कह रहा हो, आपकी बात नहीं सुन रहा हो, तो क्या आप वैसे में उस व्यक्ति की बात को आसानी से मानेंगे? एक निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है ना? तो किस तरीके से परसुएशन के लिए एटीट्यूड जरूरी है? एक ओपन एटीट्यूड जरूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ओपननेस होना चाहिए, दूसरे की भी बात को सेंसिबली और सेंसिटिविटी के साथ सुनना है। एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड चाहिए। किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए? एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। इसीलिए एटीट्यूड भी अनिवार्य है परसुएशन के लिए। अगर व्यक्ति में एक निगेटिव एटीट्यूड है तो वो प्रभावी तरीके से इफेक्टिव तरीके से किसी व्यक्ति को परसुएड नहीं कर पाएगा। ठीक है, चल दूसरी बात यह है कि परसुएशन में काफी धीरज, धैर्य की आवश्यकता होती है। एक कांस्टेंट प्रोसेस है। कई बार व्यक्ति आपकी बात को तुरंत मान सकता है, कई बार व्यक्ति को समझाने में या कम्युनिटी को, समाज को समझाने में बहुत समय लगता है। तो वैसे में सिविल सर्वेंट को कैसा एटीट्यूड रखना है? क्या एक जल्दबाजी भरा हुआ एटीट्यूड रखना है, हड़बड़ाहट की अभिवृत्ति रखनी है, या धीरज की अभिवृत्ति रखनी है? तो पेशेंट एटीट्यूड रखना है, परसिवरेंस का एटीट्यूड रखना है, लगातार प्रयासरत रहना है लोगों को परसुएट करने के लिए। और ये सब चीज़ें खासकर जो सामाजिक बुराइयों का निदान है या उनका समाधान है, उस संबंध में ज़्यादा अहमियत रखता है। जो चीज़ें एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में नहीं सुधारी जा सकती, तो वैसे चीज़ों के सुधार के परसुएशन के लिए, जैसे आप देखते हैं लोक सेवकों को अक्सर चुनौती होती है। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, जाति आधारित भेदभाव है, उसको दूर करने के लिए परसुएशन करना पड़ता है। हमने उदाहरण देखा है कि दलित महिलाओं के द्वारा अगर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत स्कूलों में खाना बना तो कई बार लोग खाने से मना कर देते हैं। तो वैसे में परसुएट करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, उसको लेकर कानून है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में विशेषकर जो चाइल्ड मैरिज का प्रैक्टिस है वो प्रेवलेंट है। तो इन सोशल चेंजेज को लाने में, लोगों को समझाने में और उनके डीप रूटेड बिलीव्स को और आइडियाज को चेंज करने में पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो पेशेंट एटीट्यूड चाहिए किसी भी लोक सेवक को। धीरजपूर्ण उनकी अभिवृत्ति होनी चाहिए जब वो परसुएट करना चाहते हो या चाहती हो। ठीक है, और कैसा हो? तो एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हो। परसुएशन करने वाले व्यक्ति में एक आशावादी दृष्टिकोण हो। वह यह सोच के चले कि अगर मैं अपनी बात को तथ्यात्मक रूप से और आर्गुमेंटेटिव तरीके से रखूंगा, कन्विंसिंग आर्गुमेंट दूंगा, तो अगला व्यक्ति अपनी सोच को बदलने के लिए बाध्य हो सकता है। ठीक है, तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? कन्विंसिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, और साथ ही साथ एविडेंस बेस्ड, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। परसुएशन को लेकर एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होगा तभी आप कन्विंसिंग आर्गुमेंट दे सकेंगे, और कन्विंसिंग आर्गुमेंट देने से परसुएशन करना ज़्यादा आसान हो जाता है, अनुनय विनय ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए परसुएशन के लिए एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं एप्टीट्यूड पर। आप चाहें तो इस फैशन में भी अपने आंसर को लिख सकते हैं, 125 शब्द का ये उत्तर है। अब एप्टीट्यूड किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? एप्टीट्यूड का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए जो आवश्यक जानकारी या क्षमता है, जो कौशल है, हम उसे ही एप्टीट्यूड कहते हैं। कोई भी कार्य है, कोई भी टास्क है, और उस टास्क को करने के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए, हम उसे ही एप्टीट्यूड कहते हैं। तो सिविल सर्वेंट का जो काम है, टास्क है, उसके लिए भी सर्टेन एप्टीट्यूड चाहिए। ओके, तो उन एप्टीट्यूड की क्या भूमिका होती है परसुएशन में, हम उसको समझते हैं। सबसे पहले
तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी बात को, सरकार की बात को जनता तक स्पष्ट तरीके से रखें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, आर्टिकुलेट हो कंसाइज तरीके से, क्लियर तरीके से अपनी बात को जब हम किसी तक रखते हैं तो फिर परसुएड करना या फिर किसी को समझाना, बुझाना, अनुनय करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप सोच के देखिए कि अगर हमारी बात में खुद कन्फ्यूजन हो, हम उलझाऊ तरीके से बात करें तो समझाना मुश्किल होगा। इसीलिए एप्टीट्यूड क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए और फिर उससे परसुएशन आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि नॉलेज और एक्सपर्टीज होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के अंदर नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो उसकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उसकी बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तब फिर लोग समझने और मानने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगर कोई लोक सेवक के पास नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, आप जिस विषय में बात कर रहे हैं उसकी आपको विशेषज्ञता नहीं है, उससे संबंधित योजनाओं, कानूनों, प्रावधानों, नियमों का पता नहीं है, तो कैसे परसुएड करेंगे पब्लिक को? तो उसके लिए एप्टीट्यूड जरूरी है। एप्टीट्यूड में क्या जरूरी है? नॉलेज जरूरी है, एक्सपर्टीज जरूरी है ना, जानकारी और विशेषज्ञता जरूरी है। जब कोई एक्सपर्ट कोई किसी बात को बोलता है तो हम उस बात को क्यों मान लेते हैं? हम जल्दी से परसुएड हो जाते हैं। क्यों परसुएड हो जाते हैं? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उनकी विश्वसनीयता होती है। तो एप्टीट्यूड की भूमिका यहाँ पर इस प्रकार से है कि नॉलेज और एक्सपर्टीज ये क्रेडिबिलिटी प्रदान करता है, ये क्रेडिबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एप्टीट्यूड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीडरशिप स्किल होना चाहिए। लीडरशिप अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, एक सिविल सेवक के अंदर अगर नेतृत्व करने की क्षमता है, तो वो ज़्यादा बेटर परसुएड कर सकता है, ना कि वो व्यक्ति जो कि फ्रंट पे आकर लीड नहीं करना चाहता हो। लीड करने का मतलब जवाबदेही लेना। अगर आप किसी चीज़ की जवाबदेही लेते हैं, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर है, तो आप लोगों को अपने टीम के अंदर परसुएड आसानी से कर सकते हैं, जहां पर लोग आपके क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। इसीलिए लीडरशिप स्किल विच इज एन इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस, लीडरशिप विच इज एन इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड, ये परसुएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर कि आप लोगों को नेतृत्व प्रदान करके उन्हें परसुएड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट इसमें एटीट्यूड के कंपोनेंट्स, डिफरेंट इसमें एप्टीट्यूड के कंपोनेंट्स को परसुएशन से जोड़ना है और ये एस्टैब्लिश करना है कि केवल एटीट्यूड से नहीं या केवल एप्टीट्यूड से नहीं, दोनों की जरूरत होती है परसुएशन के लिए। एटीट्यूड भी जरूरी है और एप्टीट्यूड भी जरूरी है। आप इस चर्चा के बाद ये समझ लीजिए कि अगर केवल एटीट्यूड हो और एप्टीट्यूड नहीं हो तो क्या परसुएशन आसान होगा? नहीं होगा। लोग आपकी बात क्यों मानेंगे अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, लीडरशिप एबिलिटी नहीं है? ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास एप्टीट्यूड है, आप एक जानकार व्यक्ति हैं, आपके पास बातचीत करने का अच्छा कौशल और क्षमता है, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप में लोगों की बात को सुनने की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक सेंसिटिविटी नहीं है, या फिर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि कोई बदलाव आ भी सकता है या नहीं, तो क्या आपकी क्षमताएं लोगों को आपकी बात को मानने के लिए मजबूर कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसीलिए परसुएशन के लिए ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं और इस तरीके से हम अपनी बात को यहाँ पर निष्कर्ष में हम आगे रखेंगे कि एटीट्यूड परसुएशन एक कोर कॉम्पिटेंस है। सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है? कंसेंसस बिल्ड करना, कॉम्प्रोमाइजेस करना, नेगोशिएशंस करना, डिप्लोमेसी करना। तो सिविल सर्वेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो डिफरेंट पार्टीज को, जहाँ पर कि कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में, कम्प्लेक्स सिचुएशन में एक कंसेंसस बिल्ड करना, जिसमें सभी को लगे कि उनकी बात सुनी गई है, उनके कहीं ना कहीं कंसर्न्स एड्रेस हुए हैं। उसके लिए परसुएशन में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों का होना महत्वपूर्ण है। तो आप कंक्लूजन में ये बात को कह सकते हैं कि एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में, डायनामिक और कॉम्प्लेक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एनवायरनमेंट में सबको साथ लेकर चलने के लिए परसुएशन में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों जरूरी है। और ये कैसे किसी सिविल सर्वेंट में विकसित किया जा सकता है? तो उसके लिए मोरल ट्रेनिंग आवश्यक है, सिचुएशनल ट्रेनिंग आवश्यक है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे व्यवहार करना है, और साथ ही साथ मोरल ट्रेनिंग भी आवश्यक है। तो इस तरीके से हम अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। ये था आपका 5वां प्रश्न का डिस्कशन।
और आपके लिए जो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने दिया है, आप इन 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया है, दोनों में से किसी एक पर अपने आंसर को भेज सकते हैं। आपको वापस इवैल्यूएट करके आपके आंसर्स भेज दिए जाते हैं। तो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन 125 शब्द का है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल एटीट्यूड? व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड इज डिजायरेबल इन अ सिविल सर्वेंट? राजनीतिक अभिवृत्ति से आपका क्या अभिप्राय है? एक सिविल सेवक में किस प्रकार की राजनीतिक अभिवृत्ति वांछनीय है? किस प्रकार की राजनीतिक अभिवृत्ति होनी चाहिए? यह पहला प्रश्न है। तो ये सिलेबस का सीधा टॉपिक है, पॉलिटिकल एटीट्यूड, मोरल पॉलिटिकल एटीट्यूड आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेडिकेशन ऑफ अ सिविल सर्वेंट टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। व्हाट आर द चैलेंजेस अ सिविल सर्वेंट फेसेस इन मेंटेनिंग डेडिकेशन? 200 वर्ड्स में लिखना है। लोक सेवा के प्रति एक सिविल सेवक के समर्पण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। सिविल सेवक के समर्पण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी सिविल सर्वेंट के डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस को प्रभावित कर सकते हैं, उन कारकों को पर चर्चा करना है। और समर्पण बनाए रखने में सिविल सेवक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मतलब पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेशन को बनाए रखने के लिए एक सिविल सर्वेंट को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको वो बताना है। तो आप इसे अटेम्प्ट करके क्रॉनिकल आईएएस के जो दिए गए ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप अपने कमेंट और फीडबैक हमें वीडियो में कमेंट में बताएं, उसका हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद।